नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो हम सेकंड ग्रेड पेपर 1 है संस्कृत डिपार्टमेंट और सामान्य एजुकेशन दोनों का जो है कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। उसके जो है टेस्ट के सॉल्यूशन देख रहे थे। हर जो है क्लास में 20 क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना दूसरा टेस्ट चल रहा था और आज अपना लास्ट क्लास है दूसरे टेस्ट की 81 से 100 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। 10 मनोविज्ञान के हैं और 10 जो लास्ट के क्वेश्चन है वो करंट जीके के हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलती है ये। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन। तो सबसे पहला कथन है कि अधिगम सदैव संज्ञानात्मक होता है। तो यही पता चल गया कि यही असत्य है। अगर किसी ने अगर पढ़ा हुआ भी नहीं है ना तो भी ये सही कर सकता है, क्योंकि सदैव नाम आ गया। सदैव संज्ञानात्मक नहीं होता, संज्ञानात्मक भी होता है। ठीक है, ज्ञानात्मक भी होता है। ठीक है, मानवतावाद पर भी चलता है। तो कुल मिला के जो है अधिगम सदैव संज्ञानात्मक नहीं होता, ध्यान रखना। तो ये पहला ही असत्य हो गया। ठीक है, बाकी सब सही है। अधिगम समायोजन है, बिल्कुल है। अधिगम सार्वभौमिक है, बिल्कुल है। प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन अधिगम है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अधिगम सदैव संज्ञानात्मक है, ये गलत बात है। तो असत्य पूछा तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो गया? असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत थार्नडाइक, तो बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखना, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। असंगत बताना है। अधिगम का साइन सिद्धांत, जिसको चिन्ह सिद्धांत भी कहते हैं, चिन्ह सिद्धांत, तो ये टोलमैन का है। इसको आप वैसे भी याद रख सकते हो। जो टोल होता है ना, रोड पर टोल टैक्स लगता है, उस पर बहुत सारे चिन्ह बने होते हैं, साइन बने होते हैं, तो वहां से याद रख सकते हो। साइन का सिद्धांत या चिन्ह का सिद्धांत किसका है? टोलमैन का। फिर चयन और संबंधन का सिद्धांत पावलाव, गलत हो गया। तो असत्य ही बताना था अपने को। और असत्य कौन सा हो गया? तीसरा, पावलाव का नहीं है। चयन और संबंधन का सिद्धांत किसका है? डार्विन का। किसका है? डार्विन। तो ये गलत हो गया, तो ये इसका उत्तर हो गया। बाकी जो नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत है वो स्किनर का है। तो ये सारे सही थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर गलत था, क्योंकि जो है चयन और संबंधन का सिद्धांत है वो किसका है? डार्विन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी एक विशेषता नहीं है। सीखना आपको पता है अधिगम को ही कहते हैं। तो अधिगम की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है पूछा है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, तो बिल्कुल होता है। ठीक है, सीखना केवल परिपक्वता पर निर्भर करता है, तो केवल परिपक्वता पर निर्भर नहीं करता। हाँ, परिपक्वता पर निर्भर जरूर करता है। परिपक्वता जो है वो जो है परिपक्वता और अधिगम का गुणनफल ही क्या होता है? विकास होता है। ये कल हमने देखा था कि परिपक्वता और अधिगम का गुणनफल क्या होता है? विकास होता है। लेकिन केवल परिपक्वता पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया? विशेषता नहीं पूछा है अधिगम की, तो 2 है वो विशेषता नहीं है। क्योंकि जो है आपके साइकोलॉजी के 15-20 क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से 2-3 क्वेश्चन या हो सकता है 5-6 क्वेश्चन तो है ना, 20 में से 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव सेंस ही हो जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, केवल परिपक्वता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, बिल्कुल करता है। सीखने में प्रेरणा की भूमिका होती है, बिल्कुल। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। अगर आपको कोई चीज का मोटिवेशन होता है तो आप जल्दी सीखते हो, तो ये भी सही है। तो कुल मिला के गलत पूछा था, विशेषता नहीं पूछा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, अगली ये परिभाषा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। ये परिभाषा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई? तो मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका कि ऐसे क्वेश्चन जो है परिभाषा वाले उनको कैसे रटोगे कि एक शब्द या 2 शब्द याद रखो। जैसे उत्तरोत्तर अनुकूलन याद रखना है, उत्तरोत्तर अनुकूलन नाम आ जाए अधिगम के साथ में, तो किसने दी थी? तो ये इसका जो उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, रीट में आया क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा स्किनर। ठीक है, स्किनर ने ये जो है परिभाषा दी थी कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही क्या है? अधिगम। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता अधिगम को परिपक्वता से अलग करती है? मतलब परिपक्वता और अधिगम में जो अंतर करती है वो विशेषता कौन सी है? एक बात और ध्यान रखना कि जो है आपको जो है हर जो है क्लास में 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि आप आरएस के लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हो, तो देखो आरएस के लेवल के क्वेश्चन नहीं है। आपने अगर सेकंड ग्रेड एग्जाम कभी नहीं दिया है तो आपको लग रहा होगा आरएस लेवल के हैं, वरना आप अगर सेकंड ग्रेड का पेपर उठा के देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ कि लेवल का आता है पेपर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता अधिगम को परिपक्वता से अलग करती है? तो परिपक्वता से अधिगम को अलग करने वाली विशेषता, तो सबसे पहले ये मुख्यतः एक शारीरिक क्रिया है, तो ये नहीं करती। ठीक है, फिर ये एक व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया है, तो ये अलग करती है। ध्यान रखना, ये एक व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम की एक विशेषता है जो परिपक्वता की नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। इसमें पुनर्बलन का कोई स्थान नहीं होता, ये तो नेगेटिव है, गलत हो गया। ये प्रेरकों पर निर्भर नहीं करती, ये नेगेटिव हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया है।
मतलब जो अधिगम होता है वो व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया, जबकि परिपक्वता सिर्फ व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, परिपक्वता सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत प्रक्रिया हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। साइकोलॉजी याद करने का एक ही तरीका है कि इसको बार बार पढ़ा जाए। तो अगर आपको साइकोलॉजी हार्ड लगती है तो इतना हार्ड नहीं है, इसको बार बार पढ़ने की आदत डालो, जैसे रिवीजन करोगे तो याद होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतक्रिया नगण्य है। क्या ज्ञान निर्माण का मतलब, अगर हम अधिगम ही हो गया एक प्रकार से, ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतक्रिया नगण्य है। क्या जो है सामाजिक अंतक्रिया नगण्य होती है? क्या जो हमारा ज्ञान बढ़ता है, कोई चीज की नॉलेज बढ़ती है, कोई चीज के बारे में हम जानना सीखते हैं, तो वो सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। समाज में रहते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। हर चीज हम जो अपना बोलना सीखते हैं, अपन कहीं पर मान लो जन्म होता है, अपन उस एरिया की बोली भाषा सब क्यों सीखते हैं? सामाजिकता के कारण। समाज में रहते हैं, समाज से एक दूसरे से जो है छोटे होते हैं, जब बोली नहीं आती तो एक दूसरे को देख कर ही वो है उसी, अपन मान लो कि राजस्थान में जो है पैदा होकर मराठी क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि अपना सामाजिक जो संरचना, सामाजिक जो है परिवेश है, उसमें वो भाषा नहीं चलती, तो सामाजिक अंतक्रिया नगण्य नहीं हो सकती। तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। फिर अधिगम करता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय भूमिका में रहते हैं, तो बिल्कुल रहते हैं। पॉजिटिव चीज का हमेशा इसका सही माना जाएगा। ठीक है, सक्रिय भूमिका एक पॉजिटिव है, तो बिल्कुल रहते हैं। तो पहली वाली जो है सामाजिक अंतक्रिया नगण्य नहीं हो सकती, हाँ सक्रिय भूमिका में जरूर रहते हैं। तो 86 का जो है केवल 2 सही होगा। तो क्या होगा? केवल 2 सही। ठीक है, सत्य पूछा है इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो सामाजिक अंतक्रिया के बिना जो है ज्ञान निर्माण बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सक्रिय भूमिका जरूर रहती है, तो दूसरा सही हो गया, पहला गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी के अनुसार उद्दीपक अनुक्रिया का अनुबंधन पुनर्बलन से नहीं अपितु समीपता से है? दोबारा देखो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देता हूं कि निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी के अनुसार उद्दीपक अनुक्रिया का अनुबंधन पुनर्बलन से नहीं अपितु किससे है? समीपता से है। तो जो एडविन गुथ्री था, उन्होंने समीपता का सिद्धांत दिया था कि कोई चीज जो है पुनर्बलन से नहीं बल्कि समीपता से क्या होती है, जो है उद्दीपक अनुक्रिया का अनुबंधन समीपता से होता है। ठीक है, समीपता से, ध्यान रखना, नाम समीपता आते ही आपको गुथ्री कर देना है। क्या कर देना है? एडविन गुथ्री। तो ये व्यवहारवादी थे जिन्होंने पुनर्बलन की जगह समीपता पर जोर दिया। याद रखना इस चीज को आपको। अगला क्वेश्चन, आज क्वेश्चन थोड़े इजी हैं कल से। फिर ज्ञान और अभिवर्ती की प्राप्ति अधिगम है। ज्ञान और अभिवर्ती की प्राप्ति ही अधिगम है। उपरोक्त परिभाषा किसने दी? तो मैं फिर बता चुका कि परिभाषा याद करने का एक ही तरीका है कि कुछ शब्दों को पकड़ो। अधिगम के साथ अगर अभिवर्ती आ जाए, अधिगम के साथ अभिवर्ती आ जाए तो क्रो एंड क्रो कर देना। अधिगम के साथ जैसे, अब देखो पहली बार में तो याद होगा नहीं कि अभिवर्ती, ज्ञान और अभिवर्ती की प्राप्ति अधिगम है। दोबारा पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, चौथी बार पढ़ोगे, रिवीजन होता रहेगा, तब आपको फिर एक जो है समय ऐसा आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये परिभाषा है किसकी है? क्रो एंड क्रो की है। ठीक है, तो अभिवर्ती और अधिगम जहां भी साथ में आ रहे हैं तो वो क्रो एंड क्रो ने कहा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन 89 बोल रहा है, एक मिनट, कि निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है? निर्मितवाद उपागम कौन सा है? छात्र जो नवीन सूचनाओं को बार बार दोहराकर याद करता है, तो बार बार दोहराकर याद करना रटने की श्रेणी में है, तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो सेंस ही नहीं बन रहा। ठीक है, छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है, ध्यान रखना, विश्लेषण करता है, व्याख्या भी करता है और पूरे ज्ञान से जोड़कर सीखता है, सबसे पॉजिटिव ऑप्शन लग रहा है ना, तो ये सही हो सकता है। आगे वाले और देखते हैं। छात्र जो नवीन सूचना यदि वह पूर्व ज्ञान से जिसे वह सच मानता है विरोधाभासी हो, देखो विरोधाभासी वापस नेगेटिव सेंस तो नहीं भी आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव मैं बता रहा हूँ 20 में से 5-6 क्वेश्चन तो नेगेटिव पॉजिटिव के सेंस से ही सही हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव है, तो ये गलत हो गया। छात्र जो शिक्षक का इंतजार करता है कि वह उसे विशिष्ट प्रकरण के बारे में पूर्व ज्ञान की जानकारी लेकर नवीन सूचनाएं देगा, तो ये भी जो है इंतजार करना वगैरह, ये जो है अधिगम में जो है कोई रोल नहीं देता, तो ये भी गलत है। तो बच गया क्या? 2 नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 नंबर ही पॉजिटिव सेंस से दे रहा है, तो 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 90। रचनावादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियां है?
अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम, ठीक है, अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित जो है नया अधिगम, बिल्कुल सही, पूर्व ज्ञान पर आधारित नया, अभी ऊपर पड़ गया है, निर्मितवाद और रचनावाद एक ही चीज है, ठीक है। अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम होना चाहिए, पूर्व ज्ञान को जो है करना चाहिए। अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना, तो बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, तो 1 और 2। ध्यान रखना, रचनावादी और जो ऊपर अभी जो जस्ट क्वेश्चन करके आए निर्मितवाद एक ही चीज है, जिसमें साफ साफ लिखा है पूर्व ज्ञान पर आधारित और अर्थपूर्ण कार्य करना, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन हो गए 10 जो आज जो है किसके थे, करंट जो साइकोलॉजी के थे। अब करंट के जो क्वेश्चन है वो देख लो कि मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में कथनों पर विचार करो। ये 2 कथन दिए हुए हैं। सबसे पहला बात तो है, 1 मिनट, सबसे पहला है कि कृषि कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए कृषक को इस योजना के तहत लाभार्थी माना गया है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। कृषि कार्य में अगर आपका थ्रेशर मशीन में हाथ आ जाता है, उससे आपका जो चोट लग जाती है या फिर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो कृषि कार्य है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कृषि कार्य है, आपकी जो सड़क दुर्घटना सब कुछ शामिल है इसमें, लेकिन कृषि कार्य भी शामिल है, तो ये तो सही है। इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। फिलहाल जो है इसमें 10 लाख का दिया जा रहा है, फिलहाल किसका दिया जा रहा है, 10 लाख का, तो ये गलत हो गया। तो कृषि कार्य वाला सही है, सिर्फ कृषि कार्य नहीं है, लेकिन कृषि के अलावा भी अगर आपकी सड़क दुर्घटना वगैरह में जो है मृत्यु हो जाती है, प्राकृतिक मृत्यु के अलावा जो भी दुर्घटना आपके साथ होती है वो सारे शामिल है, लेकिन ये भी शामिल है। और 5 लाख की जगह कितना है, 10 लाख, तो केवल ऑप्शन ए सही होगा। तो ऑप्शन में जाते हैं, केवल एक कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। 10 लाख का मिलता है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में। फिर अगला क्वेश्चन, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया आयोजन, तो कहाँ किया गया, बीकानेर में। कहाँ किया गया, बीकानेर में। क्या, हमारा संविधान हमारा सम्मान। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, करंट जीके का हिसाब से तो ये याद होना चाहिए। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन हुआ है, जिसमें निम्नलिखित जो राजस्थान के बारे में कहा गया है उसमें कौन सा सत्य है। सबसे पहले वर्ष 2022 में इस रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में तेंदुओं की कुल संख्या 721 है, याद रखना है, इंपोर्टेंट बनता है, 721 ही है, ठीक है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में तेंदुओं की संख्या कितनी है, 721, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार सरिस्का टाइगर रिजर्व देश भर के सभी कैमरा ट्रैप साइटों में से सर्वाधिक तेंदुआ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है, बिल्कुल सही, दोनों सही है, ठीक है। टोटल तेंदुआ कितने, 721, और जो सरिस्का रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, वो देश भर में कैमरा ट्रैप साइटों में, ठीक है, यानी कि कैमरा जो मतलब जीपीएस वगैरह से जो ट्रैप होते हैं उसमें सर्वाधिक तेंदुआ घनत्व वाला जो है क्या है, जो है अभ्यारण्य या फिर रिजर्व है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, वर्ष 2018 से 22 के मध्य राजस्थान के टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या में वृद्धि मुकुंदरा हिल्स में हुई है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। किस में हुई है, रणथंभौर में। किस में हुई है, रणथंभौर, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। किस में हुई है, रणथंभौर में। तो पहला सही है, 721 तेंदुए हैं, सरिस्का में सबसे ज्यादा घनत्व है, और सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है ना 18 से 22 में, वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में हुई है, ना कि मुकुंदरा हिल्स में। तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है, ये दोनों सही है, और ये क्या है, गलत। तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला और दूसरे में 1 नंबर, क्या होगा, 1 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, RITI, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये राजस्थान को विकसित राज्य बनाने हेतु रोड मैप तैयार करता है, बिल्कुल करता है। RITI है वो विकसित राज्य बनाने हेतु रोड मैप तैयार करता है, तो बिल्कुल करता है। रीति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, बिल्कुल, रीति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है इसका। रीति के उपाध्यक्षों में पूर्णकालीन सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करता है, बिल्कुल गलत। कौन करता है, मुख्यमंत्री ही करता है। कौन करता है, मुख्यमंत्री ही करता है। तो कौन सा सही हो गया, पहला और दूसरा सही है, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है और राजस्थान को विकसित राज्य बनाना है, लेकिन इसके उपाध्यक्ष और पूर्णकालीन सदस्यों का राज्यपाल द्वारा ना करके मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। कौन है, 1 और 2, तो 1 और 2 किसने में, ऑप्शन नंबर 3 में। किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन है, PM श्री विद्यालय चरण के अंतर्गत राजस्थान में कितने विद्यालयों का चयन किया गया है। PM श्री विद्यालय योजना के द्वितीय चरण में, ध्यान रखना चरण कौन सा है, द्वितीय, तो कितने विद्यालयों का चयन किया गया है PM श्री के अंतर्गत, तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 237। दूसरे चरण में, ध्यान रखना, दूसरे चरण में 237 विद्यालयों का चयन किया गया है, और पहले चरण में 402 का किया गया था। पहले चरण में
पहला चरण था उसमें कितने का किया गया था, 402 का, और दूसरे में कितने का, 237 का। 402 और 237 कितने हो गए, 739 विद्यालयों का चयन होना है। ठीक है, 739 विद्यालयों का चयन होना है अभी तक, जिसमें से जो है पहले चरण में 402 का हो गया और दूसरे चरण में जो है 237 का हो गया। तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सरकार ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के परामर्श से किस स्थल को देश की जियो हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया है। राजस्थान सरकार ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के परामर्श पर किस स्थल को देश की जियो हेरिटेज साइट के रूप में जो है अधिसूचित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामगढ़ क्रेटर 12। ठीक है, रामगढ़ क्रेटर जो ज्वालामुखी क्रेटर है, इस 12 को क्या है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किसके द्वारा, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, भूवैज्ञानिक है तो जो है क्रेटर से संबंधित है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा क्या किया गया है, देश की जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया या फिर अधिसूचित किया गया है। फिर राजस्थान के किस अस्पताल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान के किस अस्पताल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज किस स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो कौन से में, तो ध्यान रखना जेके लोन अस्पताल जयपुर, एसएमएस मत कर देना। ठीक है, जेके लोन अस्पताल जयपुर में जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज के जो है प्रस्तावित है, ये जो है एक्सीलेंस सेंटर प्रस्तावित है बनाए जाना, जेके लोन हॉस्पिटल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, वर्ष 2024 के सीनियर वर्ग का सुंदर कांति जोशी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये क्रिकेट में किया जाता है, किसमें, क्रिकेट में, किसमें किया जाता है, क्रिकेट में। तो सुंदर कांति जोशी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया सीनियर वर्ग में, तो ऑप्शन नंबर 1 ज्योति चौधरी। और मैं आपसे कमेंट में ये पूछना चाहूंगा कि जो है जूनियर वर्ग और सब जूनियर वर्ग में किसको जो है दिया गया है। ठीक है, जूनियर और सब जूनियर वर्ग में किसको दिया गया है वो जरूर कमेंट करें। ठीक है, सुंदर कांति जोशी। अगला क्वेश्चन नंबर 99, मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 रजत पदक जीते हैं। तो रुद्रांश खंडेलवाल ने। ठीक है, अभी संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम आपके सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो रुद्रांश खंडेलवाल ने जो है पैरा शूटिंग ओलंपिक विश्व कप में 2 रजत पदक जीते हैं। राजस्थान के खिलाड़ी हैं रुद्रांश खंडेलवाल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने मार्च 2024 में किस स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उप क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री। ध्यान रखना, मार्च 2024 में किस स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उप क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। तो जो इसका उत्तर होता है वो है ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर। तो सिर्फ अलवर तो जरूर याद रखना आपको, कहाँ किया है, अलवर में। क्या, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उप क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। किसने किया, भूपेंद्र यादव, श्रम एवं रोजगार मंत्री। तो ये अपना जो माइनर टेस्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब अपनी बारी आती है, वो आती है माइनर टेस्ट 3 की। लेकिन जो है सीटी के एग्जाम होने के कारण अगले 3 दिन अपन जो है क्लास नहीं डालेंगे। सोमवार से जो है अपन सीट जो है माइनर टेस्ट 3 स्टार्ट करेंगे। आप चैनल जीवा स्टडी पे बने रहें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।